इक्विलिब्रियम। ये आज का हमारा लेक्चर है इक्विलिब्रियम। देखो, इससे पहले कि मैं इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाऊँ, कुछ बातें जान लीजिए कि आखिर इक्विलिब्रियम पढ़ना ही क्यों। जब आप यूनिवर्स की बात करते हो, जब आप नेचर की बात करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं जो स्टार्टिंग में आपको बदलते हुए नज़र आती हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि बदलना बंद हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक इमेजिन करना, बस सिचुएशन जो बता रहा हूँ उस सिचुएशन को बस सोचना, ठीक है, और उसके बाद वही जवाब देना जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती हो। ये मत सोचना कि आप मॉडिफाई करके जवाब मत देना। आजकल लोग मॉडिफाई करके जवाब देते हैं। आप बस जो सिचुएशन, अब ऐसा भी नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर लोगे, जो सिचुएशन मैं क्रिएट करा रहा हूँ वही करना। मेरे पास एक गिलास पानी है, इस पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मली रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं। मैं थोड़ा सा पी जाता हूँ, इससे क्या होगा कि अभी पानी थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने इसमें आइस की एक टुकड़ा डाल दिया, आइस क्यूब, एक 1 पीस। बताओ इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा सा डाउन हुआ होगा। चलो 16, इन्होंने कहा 16 डिग्री हो गया, मैं मान लिया था 16 डिग्री हो गया। अब अगर आइस, इसका क्या हुआ होगा, आइस क्यूब क्या हुआ होगा, मेल्ट हो गया होगा, और आइस क्यूब का अमाउंट कम हो गया होगा, और ये पानी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया होगा। जितना अमाउंट बढ़ा मैं उतना फिर पी गया। इमेजिनेशन वही करना जो बोल रहा हूँ। मैंने एक दूसरा आइस क्यूब इसमें डाल दिया, अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हुआ होगा, और कम हुआ होगा मतलब चलो 10 मान लेते हैं, 10 तक पहुँच गया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा, जितना आइस में वाटर है। मैं उस वॉल्यूम को फिर से कम कर दिया, फिर से मैंने आइस क्यूब डाला। अब बताओ, आइस क्यूब डाला तो फिर से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, कितना हो गया, मान लिया 5। अभी इस बार अब मैं कम नहीं करने वाला हूँ, अब जितना है उतना ही है। फिर से मैंने एक अगला टुकड़ा मैंने आइस क्यूब का डाला, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, और कम हो गया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। बस यहीं से सोचना है। अभी हमारे पास 27 था, और वहाँ से हमने किसको कहाँ तक पहुँचा दिया, 1 तक पहुँचा दिया। अब अगर मैं आइस क्यूब का एक टुकड़ा इसमें डालता हूँ तो आइस क्यूब मेल्ट होगा, और जब आइस क्यूब मेल्ट होगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। क्या एक सिचुएशन आएगा जब इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हाँ या ना? और आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस का भी वो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये बताना है क्या वो आइस मेल्ट होगी या नहीं। नहीं, एटमॉस्फेयर का, अभी मैं एटमॉस्फेयर से इसको इस हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि एटमॉस्फेयर से ये बिल्कुल भी एनर्जी नहीं ले रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एटमॉस्फेयर से इसमें एनर्जी नहीं जा रही है। तो अब बताओ, क्या ये आइस जो है, जो मैंने इसमें रखा है, क्या वो मेल्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और आइस का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मेल्ट नहीं होगा। अब क्या आइस का अमाउंट चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मेल्ट ही नहीं हो रहा था, आइस का अमाउंट कैसे चेंज होगा? क्या वाटर का अमाउंट चेंज होगा? कैसे? जब आइस मेल्ट ही नहीं हो रहा था, वाटर कैसे चेंज होगा? अभी ना तो आइस का अमाउंट चेंज हो रहा है और ना ही वाटर का अमाउंट। स्टार्टिंग वाले से इमेजिन करते हैं, स्टार्टिंग में आइस का अमाउंट चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था, कम, और वाटर का अमाउंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आइस का अमाउंट कम होना बंद हो गया और वाटर का अमाउंट का बढ़ना बंद हो गया। ये एक ऐसा स्टेज होगा, एक ऐसा सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन में ना तो आइस कम हो रहा है और ना ही वाटर बढ़ रहा है। दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अब एक गलतफहमी जो हमें है, हमें ऐसा लग रहा है कि आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटर फ्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में
अगर 5 मॉलिक्यूल वाटर का आइस में फ्रीज हो रहा है तो वही 5 मॉलिक्यूल आइस का वाटर में मेल्ट हो रहा होगा। तो 5 मॉलिक्यूल का फ्रीज होना और 5 मॉलिक्यूल के मेल्ट होने की वजह से आइस का अमाउंट चेंज होना नहीं पता चल रहा है और वाटर का अमाउंट का भी चेंज होना हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बट हमें पता नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि चेंज हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि जितना लॉस हुआ होगा उतना ही गेन हो गया, इस वजह से इसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। इसी स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, फिर से मैं कंडीशन देता हूँ, आप बताएंगे। क्या इक्विलिब्रियम में प्रोसेस रुक जाता है? नहीं। गलत जवाब, नहीं रुकता है। हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब, इन्होंने कहा बिल्कुल रुक जाता है। क्या इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस रुक जाता है? नहीं, इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस चलता रहता है। क्या इक्विलिब्रियम पर अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है सब्सटेंस का? हाँ, अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। क्या इक्विलिब्रियम पर आइस का अमाउंट और वाटर का अमाउंट बराबर हो जाता है? क्या मैंने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला। यानी कि बराबर होना और कांस्टेंट होना में अंतर होता है। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आया था ये ह्यूमन नेचर है। मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पर आइस का और वाटर का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, तो किसी बच्चे को लगा कि सर ने बोला है कि इक्विलिब्रियम पर वाटर और आइस का अमाउंट बराबर हो गया। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बराबर होना अलग है और कांस्टेंट होना अलग है। तो बताओ क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा, ना हीट का रिलीज, ना हीट रिलीज होगा, ना कलर चेंज होगा, ना प्रेशर चेंज होगा, ना टेम्परेचर चेंज होगा। जो भी चेंजमेंट है सब अचानक से रुक जाएगा, लेकिन एक चीज़ चलता रहेगा, वो क्या है? प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें रुक जाएंगी। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, क्या आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है? लेकिन आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल। आप ज़रा बताना अभी क्या चेंज हुआ तुम्हारी नाक में? बाल आ गए? अभी अभी तुरंत आए हैं? नहीं, इनके बाल अभी भी आए हैं नाक में। देखो होता क्या, हमारी भी बॉडी के साथ ये होता है कि हमारी बॉडी हर क्षण बदल रही है बट हमें चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आज से हम 10 साल बाद देखेंगे तो ये चेंजमेंट पता चलेगा। आज से 10 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं, पुरानी फ़ोटो देखते हो तो पता चलता है। तो ये चेंजमेंट जो हो रहा है वो इस टाइम पे इस हिसाब से हो रहा है कि एकदम हमें पता नहीं चल रहा है चेंज हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम, इसे साम्यावस्था बोलते हैं हिंदी में। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, हाँ साम्यावस्था। ठीक है, तो एनीवे लिखेंगे इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को हम 3 तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। एक फिजिकल प्रोसेस में हो रहे इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल रिएक्शन में हो रहे इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक आयंस में सॉलिड और सॉल्ट के आयंस में जो इक्विलिब्रियम होता है उसे आयनिक इक्विलिब्रियम। 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा हूँ। पहला है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है, नहीं पहले मैं फिजिकल लिख देता हूँ बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक स्टेप वाइज चलूँगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिर से बताना, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। 3 तरीके के इक्विलिब्रियम भी हैं हमारे पास। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। बताना फिजिकल प्रोसेसेस कितने होते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल प्रोसेस हो रहे होंगे। हमारे पास 3 फिजिकल जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है उस स्टेट को कन्वर्ट करने में एक प्रोसेस होता होगा। कौन कौन से स्टेट है बताया? एक तो सॉलिड है, और एक लिक्विड है, और एक है गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से गैस में जाने वाला प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है।
और गैस से लिक्विड में आने वाला प्रोसेस बताओ बेटा, कंडेंसेशन कहलाता है। और लिक्विड से सॉलिड में जाने वाला प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाता है। और सॉलिड से गैस में जाने वाला प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता सबसे पहला एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आइस और वाटर वाला, तो ये आइस और वाटर के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। तो दो फिजिकल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। आइस क्या था? सॉलिड। और वाटर क्या था? लिक्विड। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है वो किन दो स्टेट के बीच में है? सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। दैट्स वाई दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो पहला इक्विलिब्रियम कौन सा होगा बेटा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। बताना जरा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में फिर से देखना, स्टार्टिंग में जब आपने आइस डाला था तो आइस मेल्ट हो रहा था, बड़ी तेज़ी से हो रहा था ना। मेल्ट होते 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 काफ़ी देर तक मेल्ट होता गया। मैं वो 1 डिग्री वाला सेल्सियस वाला टेम्परेचर तक दे जाता हूँ कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था और आपने उसमें आइस डाल दिया तो आइस मेल्ट होने लगा। क्यों मेल्ट हो रहा है? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री है और आइस का 0, इसलिए आइस मेल्ट हो रहा है। चलो आइस को मेल्ट होने दो। मेल्ट होता गया तो क्या आइस का अमाउंट कम हो रहा था? हाँ या ना? क्या वाटर का अमाउंट उस टाइम पर बढ़ रहा होगा? ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा आया कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो अब आइस का मेल्ट होना बंद हो गया होगा, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन एक्चुअली अब क्या हुआ कि जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो अब वाटर फ्रीज भी तो होने लगा। तो वाटर फ्रीज भी हो रहा है, आइस मेल्ट भी हो रहा है। आइस का मैं एक सिचुएशन यहाँ पे एक ग्लास में क्रिएट कर देता हूँ। ये ग्लास में यहाँ पानी है, ये वाटर है, ये आइस है। मान लो आइस का 2 मोल वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसी टाइम पे वाटर का 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गया होगा? आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। आइस के पास मान लीजिए 20 मोल थे, तो उस 20 मोल में से उसने 2 मोल किसको दे दिए? वाटर को। तो बचे कितने? 18। और जैसे उसने 2 मोल वाटर को दिए, वाटर ने वापस से 2 मोल इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया। तो आइस का अमाउंट 20 मोल था तो 20 की 20 मोल बचा रहा। वाटर का अमाउंट जितना था उतना ही रहा। क्या वाटर और आइस का अमाउंट चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो इस कंडीशन में रेट दोनों का बराबर हो गया। कौन सा रेट? एक है रेट ऑफ मेल्टिंग और एक है रेट ऑफ फ्रीजिंग। तो बताइए सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में कौन कौन से 2 रेट बराबर होते हैं बेटा? रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। तो आपने कहा, लिख दिया रेट ऑफ मेल्टिंग दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। यानी कि अगर मेल्टिंग के 5 मोल आइस के 5 मोल मेल्ट हो रहे हैं तो वाटर के 5 मोल फ्रीज भी हो रहे हैं। तो रेट ऑफ मेल्टिंग और रेट ऑफ फ्रीजिंग बराबर होंगे। रेट ऑफ मेल्टिंग दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। देखना बेटा, अब बताइए इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग रेट ऑफ फ्रीजिंग बराबर हो गया। तो मुझे बताइए अमाउंट ऑफ सॉलिड और अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या बराबर हो गया? क्या कांस्टेंट हो गया? हाँ, तो अमाउंट ऑफ आइस और सॉलिड एंड अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड क्या हो गया? वेल कांस्टेंट। तो अमाउंट और सॉलिड का यानी कि आइस का और अमाउंट लिक्विड का यानी कि वाटर का क्या हो गया? कांस्टेंट हो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? दूसरे में अगर मैं आपसे कहूँ, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेम यही चीज़ लिक्विड और गैस में ले लिया जाए तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। बताना बेटा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में क्या हुआ होगा? बताओ जल्दी से। हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो गया? बराबर हो गया।
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट, इस टाइम पे बताओ, इस टाइम पे किसका अमाउंट कांस्टेंट हो गया होगा? लिक्विड एंड गैस का अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड गैस विल कांस्टेंट। चलो अगला पॉइंट कौन सा था बेटा? कौन सा होगा? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम पता ना बेटा? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रेट ऑफ सब्लिमेशन। अब आप कहोगे ये तो सब्लिमेशन मान लेता हूँ, तो ये वापस गया, रिवर्स सब्लिमेशन होता है इसे। तो दोनों में ऐसा लिखने से अच्छा मैं लिख दूँ रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इक्वल्स टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड to gas, this equals to rate of conversion of gas, rate of conversion of solid to gas equals to rate of conversion of gas to solid। तो बताओ, तीन टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको समझाया, कौन कौन सा बेटा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम और गैस सॉलिड इक्विलिब्रियम। क्या अच्छे से क्लियर हो गया? अब सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने ओडोनिल देखा है? कैम्फर। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए, अच्छा रूम फ्रेशनर देखा होगा, एक पैकेट होता है ओडोनिल का जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल भरा होता है, पाउडर भरा होता है, और आप उसे देखेंगे उस पर लिखा होता है 45 डेज, 45 दिन तक वो चलता है। सवाल ये है, एक बार मैं जब छोटा सा था तो आप कहोगे अभी कौन से बहुत बड़े हो गए? नहीं, खाया नहीं था। तो मैं दुकान पे गया ओडोनिल लेने के लिए, तो हुआ क्या कि दुकानदार ने जब ओडोनिल दिया तो जागो ग्राहक जागो, दूरदर्शन पे एक ऐड आया करता था, उसमें कोई भी सामान लेने से पहले आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो मैं एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों देखता था। तो मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने पहले का था और उस पर लिखा हुआ था 45 डेज। तो मुझे ऐसा लगा कि 3 महीने पहले ये बना हुआ है और सिर्फ 45 डेज तक चलेगा। तो मैं दुकानदार से लड़ाई कर लिया। हमने कहा भाई साहब ये बताओ, 3 महीने पहले का पुराना सामान आप मुझे दे रहे हो, ये तो एक्सपायर हो चुका है। उसने कहा बेटा एक्सपायर नहीं हुआ है। हमने कहा इस पर लिखा है 45 डेज और 3 महीने पहले बना है, आप मुझे बेवकूफ़ समझे हो क्या? पता है उसने क्या पूछा? किसके बेटे हो तुम? हमने कहा अगर ये बता दूंगा मैं किसका बेटा हूँ तो ये एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगा, क्यों बताऊँ? तब तक बगल में एक भाई साहब खड़े थे हमारे, उन्होंने कहा, ऐसे देखा मुझे, यादव जी का लड़का है। मैं उसको ऐसे देखा, मन तो कर रहा था पीट दूँ, लेकिन बच्चा था तो इसलिए कुछ कर नहीं पाया। तो हमने कहा चलो अब पता चल गया यादव जी का बेटा हूँ, अब बताओ। तो उसने कहा नहीं बेटा तुम समझे नहीं, जब तुम इस रैपर को खोलोगे, ओपन करोगे, उसके बाद से 45 दिन तक ये चलेगा। उसने प्यार से समझाया, मैं समझ गया। और जैसे मैं 2 सीढ़ी थी नीचे, मैं सीढ़ियों से उतरा, फिर दिमाग में एक क्वेश्चन है, मैं वापस गया। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ। अरे क्या? हमने कहा उसको कैसे पता कि रैपर ओपन हो गया है? तो वो दुकानदार पहले सोचा और उसके बाद बोला कि यार भाई ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों तक वो सवाल रहा कि आखिर ओडोनिल जो है, जब मैं ओडोनिल चाहे कितने दिन पहले क्यों ना बना हो, वो उसी दिन से काउंटिंग उसकी शुरू होती है जिस दिन आप उस रैपर को ओपन करते हो। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि आप रैपर ओपन करते हो, उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है, आज से 45 दिन तक ये चलेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कहाँ आना होगा? ये इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इवेपोरेट नहीं हो रहा था। पहले तो ओडोनिल काम कैसे करता है ये देखते हैं। ओडोनिल क्या होता है कि इवेपोरेट होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, उसमें जो सॉलिड पोर्शन है वो इवेपोरेट होकर के गैस में जाता है और फिर पूरे रूम को एकदम खुशबूदार बना देता है। तो अब सवाल ये है बाथरूम में ही, चलो ठीक है,
तो जब तक वो रैपर पैक्ड है, जब तक वो रैपर पैक्ड है, मैंने ये पैकिंग बना दी, जब तक ये पैक्ड है, इसके अंदर बोडोनिल है, तो ये क्या इसके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, तो ये इवेपरेट तो हुआ होगा, तो इवेपरेट हुआ होगा तो पार्टिकल यहीं पे होंगे या नहीं, इसके बाहर तो जाएंगे नहीं। लेकिन जितना एक टाइम आएगा जब जितना पार्टिकल इवेपरेट हुआ उसमें से कुछ पार्टिकल फिर वापस से क्या होने लगे होंगे, प्रेसिपिटेट भी होने लगे होंगे। तो जो पार्टिकल गैस सॉलिड से गैस में गया वही पार्टिकल गैस से सॉलिड में आएगा, तो इसका अमाउंट चेंज होना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि सब्लिमेशन हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन इसका अमाउंट चेंज होना बंद हो गया। जैसे आपने पैकेट को ओपन किया, अब जो पार्टिकल बाहर जा रहे हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, क्या वापस आएंगे? अब प्रोसेस रिवर्स हो रहा है क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब प्रोसेस रिवर्स हो। अगर प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इस टाइम में क्या प्रोसेस रिवर्स हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। जब आपने उसे एयर को कांटेक्ट में रख दिया तो वापस से रिवर्स नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम वहाँ पे नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं बोडोनिल हमारे लंग्स में जाके जम गया। हाँ, जम सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सांस ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर जा कर के, आप दारू पीने वाले से ज़्यादा दारू सूंघने वाले को दिक्कत करती है। तुम सूंघते तो नहीं हो? ये तुरंत बोला अच्छा, ऐसा बेटा सूंघना नहीं। वो सैनिटाइजर से भी काम चला। अच्छा, पता नहीं है वो। तो जैसे सिगरेट कहा जाता है ना, सिगरेट पीने वालों से ज़्यादा सिगरेट के जो पी रहा है उसके बगल वाले को नुकसान करती है, तो पीने वाले से ज़्यादा उसको नुकसान कर रही है। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे अल्कोहल जब आप ड्रिंक करते हो तो आपके डाइजेशन सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको हैंगओवर करेगा और दिक्कत करेगा। लेकिन जब आप सूंघते हो, अल्कोहल का वेपर जब आपके बॉडी के अंदर जाता है वो डाइजेशन सिस्टम में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? वो लंग्स में जाता है, तो वो लंग्स डैमेज करेगा। हाँ, खराब हो जाएंगे बेटा, बच के रहना। ठीक है, देखो फिर से एक बार बता दूं, ये जितनी भी अल्कोहल एंड टोबैको या फिर स्मोकिंग के बारे में बातें होती हैं क्लास में, वो सिर्फ नॉलेज पर्पज से होती है। दूर दूर तक इसका कोई ये नहीं, ज़रूरी नहीं, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए किया जा रहा है कि आप ओके। तो ये रहा आपका 3 प्रोसेस। फिर से एक बार फाइनली देख लेते हैं। हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम 3 है, कौन कौन सा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया, सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ मेल्टिंग रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल होती है, और लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड के इक्वल होता है। और एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। लिखेंगे, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम ऑल पैरामीटर विल कांस्टेंट। जितने भी पैरामीटर हैं सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम पर सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम ऑल पैरामीटर्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? डन। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में।